उड़िया कथाकार है। लेखक परिचय की बात करी जाए, इनका नाम ही था सात कोड़ी होता। क्या नाम था प्यारे बच्चों? सात कोड़ी होता उड़िया के, गौर करिएगा सभी लोग, सात कोड़ी होता उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। अब तक इनकी 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। सवाल पूछा जा सकता है, सात कोड़ी होता की अब तक कितनी दर्जनें पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है प्यारे बच्चों? 1 दर्जन। होता जी भुवनेश्वर में भारतीय रेल यातायात सेवा के अंतर्गत रेल समन्वय आयुक्त व उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं यातायात विभाग में विशेष सचिव या राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनके कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। यह कहानी राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित एवं अनुदित उड़िया की चर्चित कहानी है। अब सुनिए, ये उड़िया की एक चर्चित कहानी है, उसको इस भाषा में अनुवाद किया गया है। इस कहानी को राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा संपादित किया गया है प्यारे बच्चों। इस कहानी को प्यारे बच्चों संपादित किया गया है किसके द्वारा? राजेंद्र कुमार मिश्र जी के द्वारा। राजेंद्र कुमार मिश्र के द्वारा क्या किया गया था प्यारे बच्चों? अनुवादित किया गया है। ख्याते विश्वास की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखा जाए कहानी कैसे स्टार्ट होती है। कहानी कैसे स्टार्ट होती है, कहानी कैसे शुरू होती है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय की बात करेंगे। अंकित बाबू, पढ़ाई हो चुका है? पढ़ाई हो चुका है, ठीक ना? आप शायद नहीं देखे होंगे, क्लास देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा बाबू। अभी आप लोगों का फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था जैसे इस पार भी बाढ़ आएगी। लक्ष्मी एक पात्रा है। लक्ष्मी, कई दिनों से लगातार इतनी तेज बारिश हो रही है कि अनुमान लगा रही है कि लगता है इस बार तो पक्का बाढ़ आने वाली है। तूफान में तो घर टूट गया था, सो उधार कर्ज मांग कर किसी तरह कुछ बांस बांध करके उस पर पुआल डाल कर दिया था उसने। तूफान आया था, तूफान में प्यारे बच्चे उसका घर टूट गया था। किसका? लक्ष्मी का। किसी तरीके से किसी से उधार कर्जा ले करके कुछ बांस वगैरह बांध करके प्यारे बच्चों उस पर पुआल डाल करके अपना जो है जीवन यापन कर रही थी। लक्ष्मण जो है कलकत्ता में नौकरी करके पत्नी को जो कुछ भेजता है उससे गुजारा ना होने की वजह से तहसीलदार साहब के घर का छिटपुट काम करके लक्ष्मी जो कुछ पाती है उसी से अपनी कमी पूरी कर लिया करती है। लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मी के पति का नाम है प्यारे बच्चों लक्ष्मण। लक्ष्मण जो भी कमाता है भेजता है, लेकिन उससे गुजारा नहीं हो पाता है। इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार साहब के घर जाकर के थोड़ा बहुत घर बर्तन का काम कर देती है, उसी से अपनी पूरी कमी कर लिया करती है, कमी पूरी कर लिया करती है। लगता है अब समय के लोगों को सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है। लगता है अब आज के समय के लोगों को सुख चैन सहन नहीं हो पा रहा है, वरना तूफान के तुरंत बाद सूखा नहीं पड़ता। 1 बीघा खेत छोड़ गए हैं पूर्वज, एक टुकड़ी जमीन भी है। हल किराए पर लेकर उस बीघे भर में खेती करवाई थी लक्ष्मी ने। अंकुर जल गए और कहीं कहीं पर धान के हरे भरे सभी कोमल पौधे धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मानकर बारिश होने पर रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे किसान। कुछ जमीन इनके पूर्वज छोड़ गए थे, कुछ जमीन प्यारे बच्चों इनके पूर्वज छोड़ गए थे। हल को किराए पर लेकर उस 1 बीघे की जमीन में खेती भी करवाई थी लक्ष्मी ने, लेकिन धूप इतना तेज था कि जो बीज का अंकुर निकला था वो जल गया और कहीं कहीं धान पर हरे भरे सभी कोमल पौधे भी धूप में भूनकर स्वाहा हो गए। फिर भी हार न मान करके बारिश होने पर रोपनी करने का, धान के रोपनी करने का इंतजार कर रहे थे बहुत सारे किसान। गहरे खेतों में जरई समाप्त करके नदी के बांध पर बैठे गर्दिश के दिन भूलने की कोशिश करते वक्त यह अनवरत बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी लगातार तेज हो गई थी, इतनी लगातार तेज, भादों के शुरू से बरस रही है। भादो महीना जानते हैं आप लोग? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो, तो भादों के शुरू से बरस रही है। बाप रे, पूरा महीना खत्म होने को आया है पर बारिश थम नहीं रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बादल खूब घना घोर रहता है और प्रतिदिन बारिश हो रहा है।
एक पक्ष से अधिक हो गया, सूर्य देवता के दर्शन तक नहीं हो पाए हैं। सूर्य का अभी तक दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि रोज बारिश, रोज बारिश, रोज बारिश, लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आने की चिंता से अब रात को नींद नहीं आती थी लक्ष्मी को। लक्ष्मी को अब नींद नहीं आती थी क्योंकि ऐसा उसको चिंता सताए हुए था बाढ़ आने का। देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के? देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। दलेई बांध में पिछली बार जब नदी ने दांव साधा था उस समय वह नई नई आई थी ससुराल। जिस दिन दलेई बांध टूट गया, चारों ओर बाढ़ के पानी के साथ मनुष्य का हाहाकार मिलकर एकाकार हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया था। देख रहे हो सब लोग, ये तबाही है प्यारे बच्चों। क्या है? तबाही, तबाही है। जिस दिन दलेई बांध टूट गया था ना, उस वक्त अभी लक्ष्मी ससुराल से नई नई आई थी और दलेई बांध जैसे टूटा था, हाहाकार मच गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसने वाले लोग अचानक से, सहसा मतलब अचानक, मुरझा गए, सब खत्म हो गए। मनुष्य की आवाज, उसके शब्द, आनंद, कोलाहल सब रेत में दफन हो गया। वो सारी छोटी बड़ी जिंदगी रेत में दफन हो गई, खत्म हो गई। वे दिन अभी तक नहीं भुला पाई है लक्ष्मी। लक्ष्मी को वो मंजर याद है। कितनी दर्दनाक है वो अनुभूति, कितना भयानक था वो दृश्य। मरी पड़ी मां के शव से टिक कर बैठा था बच्चा सांत्वना पाने के लिए। मरी हुई मां का मुर्दा लाश पकड़ करके एक छोटा बच्चा बैठा था बस सांत्वना के लिए। कितने भयावह वो दिन थे। कहते विश्वास, दांत कोड़ी होता नहीं इसी तरीके से। हल्का शीर्षक थोड़ी, मतलब ये शीर्षक हल्का लग रहा है क्या आपको? हल्के में मत लीजिएगा। ठहते विश्वास कितना सार्थक है और कितना गहन सोच के बाद ये शीर्षक की उपज हुई होगी, आप समझ सकते। कौन देगा उसे सांत्वना? मरी हुई मां का शव पकड़ के बैठे हुए बच्चे को कौन सांत्वना देगा? इससे पहले कि मां उसे गोद में उठाए, सियार वनभोज के लिए घसीट ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चे को। वह दृश्य याद आते ही सिर से पैर तक शरीर आतंक से सिहर उठता है। मां उसे गोद में उठाए, लेकिन तब तक सियार जो है वनभोज के लिए, खाने पीने के लिए सियार नोच के घसीट ले जाते हैं उस जीते जागते बच्चे को। यह दृश्य तो याद आते पूरा शरीर सिहर जाता है। यदि दोबारा दलेई बांध अगर टूट जाए तो उन्हें कौन बचाएगा? बच्चे विपत्ति का सामना कैसे कर पाए? अगर फिर से टूट जाएगा दलेई बांध तो आखिर अब उनका क्या होगा? उन बच्चों को कौन फिर से बचाएगा? विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह बात सच साबित हुई। विपत्ति कभी भी आती है, अकेले नहीं आती, संगी साथियों को साथ में लेकर के आती है, उनके साथ भी विपत्ति आती है। यह बात सच साबित हुई। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़। तूफान में घर टूटा, किसी तरीके से बीघे भर जमीन में खेती वोती करवाई, लेकिन धूप इतना पड़ा, सूखा इतना पड़ा कि सारे अंकुर जल गए। लेकिन अब लगातार इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तूफान और सूखा में जिनकी कमर टूट चुकी थी, बाढ़ की धारा के आगे सीना तानने की ताकत उन्हें भगवान भी नहीं दे सकता था। एक तो पहले से ही कमर टूटा हुआ था। कमर टूटना मतलब आप समझ सकते हैं, आर्थिक परिस्थिति इतना कमजोर हो जाना, भाई फिर से खड़े होने में मुश्किल हो जाता है। तूफान के बाद तो घर टूटा, उसके बाद सूखा पड़ा तो फसल वसल जो भी बर्बाद हुए। यहां पर सभी लोग देखिए, तो अब सूखा और तूफान के बाद जिनकी कमर टूट चुकी थी, वो बाढ़ के आगे सीना तानने की हिम्मत तो उनको भगवान भी नहीं दे सकता था। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहते व्याकुल मनुष्य को भगवान भी स्वर से झांक कर देखेंगे, पर कोई कुछ कर नहीं सकता, मानो यह सब विधि का विधान हो, पूर्व निर्धारित सा। हालांकि बाढ़ में पुआल के छप्पर को, ऊपर में बांस के ऊपर पुआल रखा गया है, जो बारिश से तो किसी को बचा नहीं सकता है।
पुआल के छप्पर को अपने बचने का सहारा बनाकर बहता हुआ वो व्याकुल मनुष्य को ऊपर से भगवान भी देखेगा, झांकेगा, पर वो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लगता है सब विधि का विधान हो, सब पहले से ही निर्धारित है, लिखा जा चुका है। विधि के निर्देशों को हमेशा से मानता आया है, मनुष्य कभी विरोध नहीं कर सका है। यही उसकी विडंबना है, यही उसका बेसहारापन है। इंसान हमेशा से यही मानता है कि चलो यही विधि का विधान है, यही होनी है, यही लिखा हुआ है हमारे किस्मत। इंसान शुरू से ही ये चीज मानते आया है। इंसान शुरू से ये चीज मानते आया है। लक्ष्मी आसमान का रुख देखकर सचकित हो उठी। उस बार भी इसी तरह भयावह था आसमान का रुख। आसमान जिस तरीके से अपना रंग दिखा रहा था, रुख दिखा रहा था, लक्ष्मी को पहले की तरह ही ये रुख याद आया और बहुत भयावह सा दृश्य था। पड़ोस का पढ़ाकू लड़का गुणनिधि अभी अभी कटक से लौटा है। उसके घर घर जाकर कह दिया है कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर दोनों पानी में डूब चुके हैं। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। देखिए, पड़ोस में पढ़ा लिखा एक लड़का है गुणनिधि, और अभी अभी कटक से लौटा हुआ है पढ़ लिख करके। उसने घर घर जाकर के सबको खबर दे दिया कि महानदी का ऊपरी और निचला छोर जो है पानी में डूब चुका है। बारिश थमकर सांस ही नहीं लेती। नदी नालों का पानी बढ़ता जा रहा है, नदी नालों का पानी बढ़ता ही जा रहा है। न जाने किस पल बाढ़ आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। महानदी के ऊपरी छोर में संबलपुर का हीराकुंड बांध बंधे होने की बात लक्ष्मी ने सुन रखी है, किंतु क्या वह एक बांध पूरे राज्य के बाढ़ की पानी को रोक सकेगा? लक्ष्मी को यह खबर थी कि वहां पर संबलपुर का हीराकुंद बांध बांधा गया है, लेकिन फिर भी मन में संशय है कि क्या वो एक बांध इस पूरे राज्य के लोगों को, इस गांव को रोक पाएगा? कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था। किसने पत्थर का बांध बनवाया था प्यारे बच्चों? महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाया था ताकि कटक शहर बचे। इस युग के पढ़े लिखे बुद्धिमान लोगों ने हीराकुंड बांध बनाया। हालांकि ये सब देखा नहीं है लक्ष्मी ने, सिर्फ सुना ही है। उसी हीराकुंद बांध में काम करते समय पत्थर के नीचे दबकर उसके ससुर शहीद हो गए थे। उसी हीराकुंद बांध पर पत्थर से उसको बांधा जा रहा था, तो पत्थर से ही उसके ससुर शहीद हो गए थे, ऐसा लोगों का कहना है। किसके ससुर? बताओ, किसके ससुर का वहां पर जो है शहीद हो गए थे? बताइए तो सभी लोग। बताओ बालक। भाई, निबंध वगैरह सब कुछ बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, संतोष रखो। अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हो बाबू, इसको समझ तो जाओ, नहीं तो पता चला शरीर में बस क्लास में सिर्फ शरीर है, मन कहीं निबंध पे अटका हुआ है, और ढहते विश्वास का एक एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, आप नहीं बता पाइएगा। लक्ष्मी का, ऐसा लक्ष्मी ने सुना था, ऐसा लोगों का कहना है। ससुर के देहांत के बाद वो इस घर में बहू बनकर आई थी। इन 28 वर्षों में उसने कई बाढ़, सूखा और तूफान देखे हैं, किंतु इंसान इन बाधा विपत्तियों को मानकर हठीले जंगली भैंसे की तरह अपनी आशा और अपने अरमानों को पूरा करने के लिए निरंतर दौड़ रहा है। इंसान से बड़ा हठी कोई होता नहीं है। हठीला जंगली भैंस की तरह अपनी आशा, अपनी अरमानों को, उम्मीदों को पूरा करने के लिए लगातार भाग दौड़ करते रहता है। 28 साल के बाद, 28 वर्षों में, 28 सालों में जिस तरीके की मंजर देखा है लक्ष्मी ने, बाढ़, सूखा और तूफान को लेकर के, बहुत डरावना। न जाने कितनी आशाएं, कितनी अभिलाषाएं उसने भी अपने दिल में संजो रखी है। न जाने लक्ष्मी ने कितनी उम्मीदें अपने दिल में सजा के रखी है। लक्ष्मण के परदेशी होने का उसे बेहद दुख है, फिर भी वह बगैर टूटे अच्छे दिनों की प्रतीक्षा किए जा रही है। उसका पति लक्ष्मण बाहर में कमाने के लिए गया है, 2-4 पैसे कमा लेता है, जिससे घर परिवार भी चल जाता है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं चल पाता है, इसलिए लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के जाके घर कुछ काम करना पड़ता है। उसका पति परदेसी है, इस बात को लेकर के उसको बहुत ही दुख था, लेकिन फिर भी बिना टूटे, बगैर टूटे अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है।
शायद वह डरावना दिन आते आते रास्ते में कहीं ठहर गया है, जैसे जोब्रा निकट में महानदी का पानी ठहर जाता है। पर मन हार नहीं मानता, नसीब के साथ तर्क वितर्क करके निकल पड़ता है कुछ करने को। लक्ष्मी दलेई बांध पर खड़ी होकर महानदी के दोनों किनारे को डूबते हुए देखकर मन ही मन कहती है, क्या कहती है? किनारा लांघे बगैर चली जा, हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेतीला मत बना। लक्ष्मी महानदी के पास जाकर के दोनों किनारों को डूबते हुए देखती है, वो कहती है कि किनारा लांघे बगैर तुम चली जाओ, हमारी हंसती खिलती दुनिया तो क्यों उजाड़ने के लिए आई हो? अब तो हमारी हंसी खुशी की दुनिया को और रेत में मत मिलाओ, चली जाओ। महानदी से आग्रह कर रही है मन ही मन। गांव के लड़कों को इकट्ठा करके गुण निधि ने स्वेच्छासेवक दल का गठन किया। गांव के लड़कों को, चूंकि गुण निधि थोड़ा पढ़ा लिखा लड़का था, अच्छा पढ़ा लिखा था, तो गुण निधि ने क्या किया कि गांव के लड़कों को इकट्ठा किया और एक दल बना लिया, एक कमिटी बना लिया। लड़कों का साथ देने के लिए बूढ़े भी कमर कसकर निकल पड़े कि चलो लड़कों, तुम लोग अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। सभी बूढ़े लोग भी आ गए। यह तो किसी एक का काम है नहीं कि एक आदमी आवेगा, पूरे गांव का काम है। पूरे गांव में फैल गई है यह बात कि बाढ़ आ रही है, हीराकुंड से पानी छोड़ दिया गया है बांध टूटने की आशंका से। हीराकुंड बांध से पानी छोड़ दिया गया है, नहीं तो बांध टूट जाएगा। लोगों की सहन शक्ति एवं मन के दंभ को परखने के लिए नदी के वक्ष को व्यापक करते हुए बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है। नदी और विशाल होती जा रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। बूढ़े उपदेश दे रहे हैं। कमजोर स्थानों पर मिट्टी डाली जा रही है, पत्थर ढोए जा रहे हैं। बांध को और भी मजबूत करने के लिए रेत की बोरियां इकट्ठी की जा रही है काम में लाने के लिए। बांध की निगरानी के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेज दिया है। अपने साथियों के साथ वह रात भर बांध की निगरानी करेगा, कमजोर स्थानों पर रेत की बोरियां डालेगा, पत्थर ढोएगा। लड़का बाप की तरह कर्मठ है, गठा हुआ शरीर, काम पड़ने पर झपट पड़ता है शेर की तरह। सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं। कोई दलई बांध की निगरानी में लगा हुआ है, कोई जो है हीराकुंड बांध की तरफ पत्थर डाला जा रहा है। सब कुछ हो रहा है। बांध पर पत्थर डाला जा रहा है, कमजोर जगह पर मिट्टी डाली जा रही है। लक्ष्मी ने अपने बेटे को भेज दिया कि तू भी जा। लक्ष्मी का बेटा अपने पिता लक्ष्मण की तरह बिल्कुल कर्मठ है, काम करने पर शेर की तरह टूट पड़ता है। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर अकेली है लक्ष्मी। एक साल भर का लड़का भी है, 2 लड़की भी है और अकेले है। उसे नींद नहीं आती है। नदी की आवाज और बारिश की रिमझिमाहट को कान डेर कर सुनती है वह। नदी की कलकल जैसी आवाज सुनाई देती है। बारिश की रिमझिम आवाज हर पल सुनाई देती। नदी किनारे गुड़ निधि से उसने पूछा था, हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, थकोगे? लक्ष्मी ने पूछा था गुण निधि से कि हिम्मत बंध रही है क्या छोटे, थक पाओगे? गुण निधि ने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं सकेंगे मौसी, निठल्ले लोगों के लिए जगह भी तो नहीं है दुनिया में। इतनी गहरी बात कह दिया। गुण निधि ने कहा हंसते हुए कि अरे मौसी क्यों नहीं सकेंगे, आखिर ऑप्शन क्या है? निठल्ले लोगों के लिए इस दुनिया में जगह भी तो नहीं है। जिस मनुष्य ने काठ जोड़ी का पत्थर बांध बांधा है, हीराकुंड बांध बनाया है, वह मनुष्य अभी मरा थोड़े ही है। ये वही इंसान है, यहाँ के लोग ही तो हीराकुंड बांध बनाया है। ये लोग अभी मरे नहीं है। अभी हार नहीं मानना है। उसके चेहरे की चमक देखकर लक्ष्मी को कुछ तसल्ली हुई। कुछ भी कहो, पढ़ लिख कर नालायक नहीं निकला। पढ़ लिख करके इंसान नालायक निकलता भी नहीं है। पैंट शर्ट उतार कर, कांच लगाकर अन्य 25 लोगों के साथ कमर कसकर जुटा हुआ है लड़का। बड़ा लड़का अच्युत भी पल भर को नहीं बैठता। रेत की एक बोरी डालने के बाद दूसरी बोरी लाने दौड़ जाता है। खतरे से जूझने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। इसके बड़े लड़के का नाम अच्युत था। सब लोग लगे हुए हैं। सरपंच ने गुण निधि से कहा कि घर घर खबर पहुंचवा दो, सबों को सतर्क करवा दो, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, कल शाम तक यहां पहुंच जाएगा। दूसरे दिन सुबह रस्मा बाली कूद, एक मुंह से दूसरे मुंह को होती हुई यह बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई कि बाढ़ बहुत करीब आ चुका है। अब जो है
बहुत भयावह स्थिति आने की है। कल शाम तक पानी यहां वहां पहुंच जाएगा, दूसरे दिन सुबह एरस्मा, बालीकुदा, ये अलग अलग जगह है। एक मुंह से दूसरे मुंह तक बात हवा की तरह चारों तरफ फैल गई। किसी को प्रचार नहीं करना पड़ा, बुलावा नहीं देना पड़ा। गांव के युवक बाढ़ के पानी का मुकाबला करने के लिए निकल पड़े हैं। आशंका से सिहर उठे वृद्ध, महिला और अक्षम तथा कमजोर लोग। सब लोग डर से, जो सक्षम नहीं थे, अक्षम थे, कमजोर हृदय के थे, वृद्ध लोग थे, महिलाएं थी, ये सब डर रही हैं। बाढ़ पहली बार नहीं आ रही है, पहले भी कई बार आई है, लेकिन आगे भी आएगी। लेकिन एक एक बाढ़ जमाने जमाने तक याद है, लोगों की कमर तोड़ डालने की वजह से। ये बाढ़ कोई पहली बार नहीं आ रही थी, इससे पहले भी बाढ़ आई है, लेकिन कुछ ऐसी बाढ़ आई है जो याद रहती है हमेशा के लिए। इतनी भयावह, इतनी जानलेवा, कमर तोड़ के जाती। यह बाढ़ सन 55 में दलई बांध तोड़ने वाली बांध से बड़ी होगी या छोटी, कोई नहीं कह सकता। सन 55 के आसपास दलई बांध टूट गया था। यह बाढ़ भी वैसा ही कुछ भयावह होने वाला है। यह छोटा नहीं हो सकता बाढ़। नदी के बांध से उतरते वक्त लक्ष्मी ने कहा, जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कर रखना तो मुश्किल है। बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे। लक्ष्मी ने कहा, लगे रहो बच्चों, थकना नहीं है। पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना तो मुश्किल है। पानी अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में लगे रहो। लक्ष्मण का मिट्टी की दीवार और पुआल के छप्पर से बना घर दलई बांध से कुछ ही दूरी पर है। घर के चबूतरे पर बैठने से बांध दिखता है, छप्पर पर बैठने से नदी का पानी दिखता है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा हुआ है। इस गांव के इतिहास के साथ नदी का इतिहास लिखा हुआ है। दलई बांध की मिट्टी में कई लोगों का परिश्रम जुटा हुआ है, पसीना लगा हुआ है, खून मिला हुआ है। नदी की बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य बाढ़ वहां से इसका नहीं है। दलई बांध में यहां के हर एक लोगों की खून पसीना लगा हुआ है भाई। नदी की बाढ़ का विकराल रूप, नदी के बाढ़ का विकराल रूप देखने के बावजूद मनुष्य वहां से खिसका नहीं है। नदी के किनारे ही घर बनाया है उसने। इस तरह नगर और जनपद बनते गए और सभ्यता का विकास होता गया नदी के किनारे। नदी के किनारे ही सबने अपना घर बना लिया था। एक घर से 2 घर, 10 घर, 20 घर, 50 घर, एक बड़ा सा जनपद बन गया। वहां पे मनुष्य के सुख दुख का गीत गाती हुई नदी बह रही है। उसका पानी पीकर, उस पानी से खेत सींच अनाज उत्पन्न करके वहां पर जीवन जी रहे हैं लोग। उस नदी के पानी पी करके, उस नदी से खेत की सिंचाई करके, नदी की उपजाऊ मिट्टी ने जमीन को उर्वर बनाया है। जाल डालकर थोड़ी बहुत मछली पकड़कर सुख चैन से खाना खाते हैं लोग। वहां मछली पकड़ के भी लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, खाना वगैरह खाते हैं। कहां पर? वहीं पर। कहां? दलई बांध के किनारे। बाढ़ आई है, बांध के घेरे को तहस नहस किया है, पर नदी को किसी ने शत्रु नहीं कहा, नहीं कोई उसका किनारा छोड़कर भागा। बाढ़ आई है, भयावह स्थिति है, लोगों को पता है इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन किसी ने नदी को शत्रु नहीं कहा, क्योंकि नदी ने सबको जल दिया है, नदी ने सबको अनाज दिया है, नदी ने सबको मछलियां दी है, और ना ही कोई उसका किनारा छोड़कर भागा, बल्कि उसी की ओर देख मन ही मन कहा है, शरारती नटखट बच्चे की तरह लोगों को परेशान कर रही है। सब नदी की तरह ही देखते हैं, नदी की तरफ सबका नजर है, कहते हैं शरारती नटखट बच्चे की तरह क्यों हम लोगों को परेशान कर रही है, वहीं से वापस चली जा, हमारी हंसती खेलती दुनिया को तबाह ना कर। खुद ब खुद मान जाएगी और अपने रास्ते चली जाएगी। एक विश्वास, एक भरोसा है कि ये नदी बाढ़ आ रही है पर हमारे तक नहीं आएगी, हमारी उम्मीदों को ठहने नहीं देगी, हमारे विश्वासों को ठहने नहीं देगी, खुद ब खुद चली जाएगी। हमारी नदी हमारा ही गीत गाती हुई मुहाने की ओर बह जाएगी। नाव को पतवार से खेते हुए मांझी भंज संगीत गाएगा।
लक्ष्मी के दिल में बेशुमार आशंकाएं उठती है, बीच बीच में उसका सीना तड़क उठता है, मन में अच्छे बुरे ख्याल आते हैं। लक्ष्मी बहुत परेशान हो जाती है, बहुत मन में अजब अजब ख्याल, कहीं विपत्ति वाकई ना आ जाए ऐसा सोचकर सतर्क होते हुए उसने एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, 2 कांसे के बर्तन अंगोछा भरकर रख लिया। कहीं सच में आपत्ति विपत्ति सामने ना आ जाए, कहीं सच में भयावह बाढ़ ना आ जाए, इसलिए थोड़े पहले से ही वो सतर्क होकर के कि एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा भर ली है, 2 तांबे के बर्तन और अंगोछा भरकर रख लिया है। सन 55 वाली घटना उसे आज तक याद है, जब तलई बांध टूटा था। उस समय सास ससुर और पति के साथ ऊंचे स्थान पर चढ़ गई थी वो, टीले पर। तब भी एक बोरे में थोड़ा सा चिवड़ा, कुछ कपड़े और 2-4 बर्तन रख लिए थे उन्होंने। मन रह रहकर चौंक उठता था। लक्ष्मण होता तो कुछ सहारा भी हो जाता, साहस बनता। क्या बच्चों को लेकर वो इतने बड़े संकट का मुकाबला कर सकेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। लक्ष्मी अकेले 2 लड़कियों, एक छोटे बच्चे को लेकर के, और एक अच्युत भी था बड़ा लड़का, वो तो थोड़ा समझदार था, थोड़ा साहसी था। क्या बगैर लक्ष्मण के ये इतनी बड़ी समस्या को सह पाएगी, मुकाबला कर पाएगी इस संकट से? बड़ा लड़का अच्युत सारी रात नदी के बांध पर रहेगा, कहीं बाढ़ का पानी बांध न तोड़ दे, इसलिए रत जगा होगा। रात में सब लोग जगेंगे। बांध के किनारे किनारे रत जगह की व्यवस्था की गई है। रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी, फिर भी लड़कों ने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। सभी लड़के जगे रहे, निगरानी में लगे रहे और काम करते रहे। वही डटे रहे। ठिठुरन भरी हवा से रह रहकर सिहर उठता था उनका शरीर, क्योंकि बरसात का समय है, पानी पड़ रही है, नीचे भी पानी ऊपर भी पानी, लेकिन लड़के अपना मोर्चा छोड़े नहीं है। जब हवा ठंडी चलती है तो बदन सिहर जाता है, लेकिन फिर भी वो वहां से हटे नहीं है, डटे रहे हैं। फिर भी जिद्दी से काम में जुटे हुए थे सभी लोग। मनुष्य जिद कर रहा है अपनी दिक्कत खुद दूर करने के लिए, वह अपनी हार मानने को तैयार नहीं। मनुष्य हार मानने को तैयार नहीं है, अपनी समस्या से लड़ने के लिए खुद हठी बना है, जिद्दी बना है और मेहनत कर रहा है। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई। बाद में समय मिले ना मिले इसलिए उसने गाय और बछड़े को गले से पगहा खोल दी। बाद में समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपने बछड़े को, गाय और बछड़े को जो है पगहा से मुक्त कर दिया, जो रस्सी बांधा रहता है। दोनों बकरियों को भी कमरे में खुला छोड़ दिया। घर की सारी चीजें एक कमरे में इकट्ठा करके ताला लगा दिया। देखते देखते रात बीत गई। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह नहीं बची थी। बारिश की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया। उसने नदी के बांध की ओर देखा। बांध पर अभी भी लोग काम कर रहे थे। गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा, चंद्रा सभी हो करके आसपास के लोगों को सतर्क कर रहे थे। अब बांध में तनिक भी जगह नहीं था। नदी लबालब भरी हुई थी। सुबह होते होते बाढ़ के पानी के लिए नदी में जगह ही नहीं बचा था। अब बारिश तेज हो ही रही है। सारे लड़के हो करके आसपास के सभी लोगों को सतर्क कर रहे थे। दिन के उजाले में सिर्फ पृथ्वी की गर्मी ही नहीं बढ़ती, आदमी भी चुस्त हो जाता है और भी तेजी से काम करने लगता है। अब यहां पर देखिए सभी लोग, क्या मस्त तरीके से लिखा इन्होंने। हठात जरा नीचे की ओर ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा किनारे से आकर टकराई। टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया, 10 वर्षीय गोल मटोल बच्चे की तरह। सूर्य देवता दिखलाई नहीं दे रहे थे, फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि समय 12 से कम नहीं है। सूर्य देवता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी लक्ष्मी ने अंदाजा लगाया कि अब लगता है दोपहर का 12 बज गया है। पानी अब ताड़ के पेड़ के पास पानी की तेज धारा टकरा गई और टकराते ही पानी बांध के दूसरी ओर लांघ गया। गुणनिधि गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगा, रेत की बोरी ताड़ के पेड़ के पास नदी में घुसी चली आ रही है। गांव के छोटे बड़े जो भी लोग वहां इकट्ठे थे, रेत की बोरी और ढीमा पत्थर धो धो करके लाने लगे। गुणनिधि ने 2 लड़कों को गांव के लोग ऊंची जगहों पर चढ़ जाए ऐसा कहने के उद्देश्य से गांव में भेज दिया। गुणनिधि ने 2 लड़कों को भेजा कि जाकर के बस तुरंत सबको कह दो कि सब ऊंची जगहों पर चढ़ जाए। पल भर में शोर शराबा मच गया। पूरे गांव में हाहाकार। लोग हांफते हुए टीलों की ओर दौड़ने लगे।
टीले के नीचे स्कूल है। कईयों ने स्कूल में शरण ले ली। 4 कमरों में 200 के करीब लोग खचाखच भर गए। ऊंचे जगह के नीचे क्या था प्यारे बच्चों? ऊंचे जगह के नीचे स्कूल था और वहां लोग खचाखच भर गए। खचाखच भर गए। 4 कमरों के अंदर लगभग 200। बाकी लोग टीले पर चढ़ गए। तेज बारिश और हवा की वजह से टीले पर बरगद की शाखाएं इधर उधर डोल रही थी। पेड़ के नीचे देवी का प्यारे बच्चों एक मंदिर था, लग रहा था। देवी का थान बारिश के पानी से भीग चुका था। साल में एक बार चैत की संक्रांति को इसी टीले पर मेला लगता है। देवी पर बलि चढ़ाई जाती है। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, खरीद बिक्री होती है, नाच गाना भी होता है। उस वक्त टीले पर चढ़ने वाले लोगों को चेहरे में रौनक होती है, किंतु आज सभी किसी आशंका से थर थर कांप रहे हैं। ये वही देवी जी का मंदिर जहां बलि चढ़ती है। हर साल मकर संक्रांति के समय पूजा होती है, मेला लगता है, खरीद बिक्री होता है। टीले पर चढ़ने वाले लोगों के चेहरे पर रौनक होती थी, लेकिन आज उसी टीले पर लोग चढ़े हैं, लेकिन आशंका से डरते हुए थरथरा रहे हैं। मानो सबों की आशाएं आशंका में बदल चुकी हैं। कौन जाने क्या होगा, सिर्फ मां चंडेश्वरी का ही भरोसा था। अब मां चंडेश्वरी ही अब जाने क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो लोग हिम्मत हार रहे थे। लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों को साथ लेकर निकलते निकलते कुछ पिछड़ गई थी। वह अच्युत का इंतजार कर रही थी, अपने बड़े बेटे का इंतजार कर रही थी। बाकी लोग चढ़ गए थे टीले पर, लोग स्कूल पर जगह ले लिए थे, लेकिन ये बेचारी थोड़ी पीछे रह गई थी। यह सोचकर कि वही कहीं वो आ न पहुंचे, पर अच्युत नहीं आया। नदी के बांध की ओर देखकर उसने ऊंची आवाज में बेटे को पुकारा था, पर वो आवाज शायद बेटे के कानों तक नहीं पहुंच सकी। ठीक उसी वक्त बांध टूटकर पानी की धारा गांव की ओर लपकने की आवाज ने क्षण भर को उसे स्तब्ध कर दिया। तब तक बांध टूट गया, पानी खूब तेजी से चल दिया। इसके बाद और कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था उसके पास। वह दोनों लड़कियों को साथ लेकर, बच्चे को गोद में लेकर जैसे तैसे बोरे के उठाए टीले की ओर दौड़ने लगी। नदी ने दोबारा दांव साध लिया। लोगों को पहले से दिए वायदों को किसी एहसान फरामोश की तरह तोड़ते हुए नदी की पागल धारा बांध की दूसरी ओर कूद पड़ी। नदी की ये पागल धारा जो है बांध की दूसरी तरफ टूट पड़ी। किनारे ढहने लगे थे। नदी के गर्भ में पल झपकते ही ताड़ के पेड़ का नामो निशान मिट गया। यह भयावह स्थिति प्यारे बच्चों। पर अगर आप लोग थोड़ा बहुत देखे होंगे तो हमारा जहां पे गांव है ना, वहां से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था जवैनिया, जो इस बार के बाढ़ में पूरा गांव साफ हो गया। पूरा गांव साफ हो गया, मतलब घर साफ हो गया। लोगों को वहां से हटा लिया गया था। साधन प्रशासन की व्यवस्था थी। वही मंजर यहां देखने को मिल रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने को वक्त न रहने पर भी थोड़ी दूर दौड़ने के बाद लक्ष्मी पीछे घूमकर देखने लगी, मानो अच्युत की आवाज कहीं दूर से उसके कानों में सुनाई दी हो। पीछे मुड़ने का वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ दूरी के बाद पीछे मुड़कर लक्ष्मी देखती है। ऐसा लगा कि उसको अच्युत ने पुकारा हो। अच्युत की आवाज उसके कानों में गई हो। मां, मां की आवाज खूब तेज सुनाई दी है, किंतु अच्युत नहीं दिखा। काश ये नदी भी मां कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर। काश आते आते कुछ देर ही कर देती। क्या एकदम जब सा ये कहानी है भाई, आंख भर जाती है। यदि यह नदी भी मां कहकर आगे न बढ़ते हुए उसी तरह खड़ी हो जाती कुछ देर के लिए, थोड़ी आने में देर कर देती। लेकिन बांध टूटे नदी की धारा से पहले परिचित है लक्ष्मी। लेकिन लक्ष्मी को यह घटना पहली बार नहीं थी। वो उसे पता था कि बांध टूटने के बाद नदी की धारा कितनी विकराल रूप लेने वाली है, इससे परिचित थी लक्ष्मी। घर के समान ऊंची धारा चली आती है नदी की ओर से। घर के समान ऊंची, इतनी तेज धारा चलती है। दौड़ते वक्त जब उसे ठोकर लगी, उसके हाथ से बोरा छूट गया था। लड़कियों को आगे जाने को कहकर जैसे ही वह खुद चलने को हुई, पानी उसके घुटनों तक आ गया। आय हाय हाय हाय। लक्ष्मी के घुटने तक पानी आ गया प्यारे बच्चों। लड़कियां स्कूल तक पहुंची होंगी कि कमर तक पानी में आगे की ओर झुकते हुए चलने लगी लक्ष्मी। शिव मंदिर के पास वाले बरगद के नीचे पहुंचते ही उसके गले तक पानी आ गया। शिव मंदिर के पास तक जाते जाते लक्ष्मी के गले तक पानी तेज धारा में बहने लगी थी। वह
पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे। खूब घबरा कर उसने एक हाथ से बच्चे को ऊपर उठा लिया और दूसरे हाथ से बरगद की जटा को जोर से पकड़ लिया। बरगद की जटा को पकड़ लिया था, अब लक्ष्मी पानी में है। उसके बाद वो कब और किस तरह जटा के सहारे पेड़ पर चढ़ गई, वो खुद भी नहीं बता सकती। कहा जाता है ना, कहावत, कि मरता क्या नहीं करता। जब इंसान मरता है तो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, सब कुछ लगा देता है। यहां लक्ष्मी को भी नहीं पता कि कैसे वो बरगद के पेड़ पर चढ़ गई, किंतु देखते ही देखते पेड़ का तना भी डूब गया और बाढ़ का पानी शाखाओं को चूमने लगा। यानी अब शाखाओं में स्पर्श हो गया बाढ़ का पानी। न जाने किस जमाने का बरगद बाढ़ के पानी की रफ्तार से थरथराने लगा था। इस बार बरगद का पेड़ भी थरथरा रहा था। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोलकर अपनी कमर को पेड़ की डाल से लपेट दिया। लक्ष्मी ने आधी साड़ी खोल करके ऐसे पेड़ की डाल से ही खुद को लपेट दिया। चारों ओर असहाय लोगों का आर्तनाद सुनाई दे रहा था। घर, खेत, खलिहान, बाग बगीचों को मिट्टी में मिलाकर परिहास करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी नदी की धारा। सब कुछ मिटाकर रेत करती जा रही थी। ये नदी की धारा लक्ष्मी कब बेहोश हो गई वो भी नहीं जान पाई। दिन भर और रात भर सू सू करके बह रहा था नदी का पानी। ऐसे ऐसे करके तलई बांध टूटने पर जिस तरह हर बार किसी अबोध अनाथ बच्चे के रोने की आवाज आती है, इस बार भी ठीक उसी तरह सुनाई दी। हर बार प्यारे बच्चों, जब भी ऐसी भयावह स्थिति आती थी, बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। और इस बार भी ठीक ऐसा लग रहा है कि कोई अनाथ बच्चा रो रहा हो। ऊंची छलांगे भर भर कर तेज गर्जन करते हुए बाढ़ का पानी आगे ही बढ़ता जा रहा था। पीछे खिसकते जा रहे थे लोग और पशु, जीव जगत के कितने ही प्राणी, स्थावर और जंगम। स्थिर और चलने वाले जितने भी जीव थे, जो स्थिर थे, जो चलने वाले थे, वो पीछे भाग रहा है, पानी से डर रहा है। ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी। बूढ़ों ने कहा, नदी कई बार किनारा लांघ चुकी है, लेकिन इस बार की बाढ़ का मिजाज कुछ अलग ही है, कोई मुकाबला नहीं है इसका। लोगों ने कहा कि इस तरीके का भयावह बाढ़ कभी नहीं आया था। सन 55 की बाढ़ भी इससे नरमी में थी। कोई मुकाबला नहीं कर सकता इस बाढ़ का। पूरा दिन खत्म होने के बाद पुनः सुबह होने तक बाढ़ का पानी एरस्मा पहुंच चुका था। एरस्मा एक जगह का नाम है। चारों ओर पानी भरा था, सिर्फ पानी ही पानी भरा था, मानो एक और महोदधि हो। टीले पर चढ़े हुए लोग जो हैं व्याकुल हो गए थे प्यारे बच्चों। बाप रे बाप, क्या स्थिति आ गई है ना। टीले पर चढ़े हुए लोग व्याकुल होकर अपने अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाए, क्या वे अभी तक जिंदा होंगे? पानी आ चुका है, भर चुका है। नीचे जो लोग थे, जो लोग अभी तक टीले पर चढ़ नहीं पाए हैं, क्या अभी तक जिंदा होंगे? बाप बेटे को ढूंढ रहा था, पत्नी पति को, माँ बेटी को, भाई बहन को, सब एक दूसरे को ढूंढने में लगे हैं। किंतु इतनी सी जगह पर दो गांवों के लोग इस कदर एक दूसरे से सटे खड़े थे कि सरसों तक डालने को जगह नहीं थी। इतनी सी छोटी छोटी सरसों होती है। दो गांव के लोग इस छोटे से जगह में इस कद्र सब एक दूसरे के साथ सिमटे हुए हैं, उतनी ही जगह में कि सरसों तक डालने का जगह नहीं है। इतना सब एक दूसरे के साथ वहां पे इतनी जगह में समाये हुए हैं। पहला दूसरे को कुछ बोलने से पहले ही दूसरा उठता था, भैया जरा देखना, मेरा छोटा लड़का केशव उस ओर है, उधर है क्या? एक कदम चलने तक की गुंजाइश नहीं थी, फिर भी तलाश जारी थी मौन हृदय में। लोग एक दूसरे को, भैया जरा देखना ना, मेरा उधर छोटा लड़का केशव है क्या? जरा देखना ना, उधर बच्ची है क्या? लेकिन लोग चल नहीं पा रहे थे क्योंकि जगह नहीं थी। टीले के नीचे स्थित स्कूल पानी में डूब चुका था। 4 कमरे में 200 लोग इकट्ठे थे। क्या सब लोग टीले के ऊपर चढ़ पाए थे? टीले से नीचे स्कूल था। स्कूल पूरी तरह डूब चुका है। स्कूल की छत पर जिन्होंने जगह लिया था, उसके घुटनों तक पानी था। सौभाग्य से उस जगह बहाव तेज नहीं थी। स्कूल की छत पर जो लोग खड़े थे, उसके घुटनों तक पानी आ चुका था, लेकिन बस इतना गनीमत है कि वहां तेज धारा नहीं बह रही थी, वरना सबके सब तिनकों की तरह बह जाते नदी की धारा में। जो लोग कमरों में थे, वे क्या कर रहे होंगे, यह जानने का कोई उपाय नहीं था। संभवतः वे लोग टीले पर चढ़ आए होंगे या फिर एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे थाम को चल गए होंगे।
जो लोग नीचे कमरे में थे उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं है। क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या सब लोग टीले पर आ गए होंगे या एक दूसरे का हाथ पकड़े दूसरे धाम को चले गए होंगे, मर गए होंगे सब। लक्ष्मी को होश आ गया, सूर्य देवता सिर पर आ चुके थे, आज सूर्य निकल चुका है। हठात जब उसने अपने बेटे का मुंह स्तन से नहीं लगा हुआ अनुभव किया, उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई। हमेशा अपने बेटे को, छोटे बच्चे को, 1 साल का था, स्तन से लगाकर दूध पिलाती थी, लेकिन इस बार अपने बेटे को स्तन से नहीं लगा हुआ पा करके उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, परंतु उसका छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा। वह जोर जोर से गुहार मार मार कर व्याकुल होकर खूब रोई, लेकिन उसका रोना सुनने के लिए वहां आसपास कोई चिड़िया तक नहीं थी। उसका रोता हुआ आवाज कौन सुनेगा आखिर? पेड़ की 2 शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी हुई थी। पेड़ की 2 शाखाओं के बीच किसी की काली गाय टिकी हुई थी। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूला हुआ था। जान न रहने की वजह से उसका सारा शरीर फूल गया था, मर गई थी काली गाय। थोड़ी ही दूरी पर नदी की धारा में किसी व्यक्ति का शव बहता हुआ दिख रहा था। उसी के ठीक आसपास एक दूसरे व्यक्ति का, मानो आगे पीछे होकर वे लोग जा रहे हों, और सबका शव बहता हुआ दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के पीछे सब जा रहे हैं। लक्ष्मी का सारा शरीर जकड़ चुका था, मन भी एकदम शून्य हो गया था, विचार जीरो था। वह न कुछ कहना चाहती थी, न देखना, और न ही कुछ सुनना चाहती थी। तलई बांध उसकी नजरों से ओझल हो रहा था। सिर्फ बाढ़ के पानी की धारा आगे की ओर बढ़ती चली जा रही थी। उसी धारा की आवाज के साथ साथ लोगों के रोने की आवाज भी बह रही थी। अब सिर्फ पानी की धारा नहीं बह रही थी, कई लोगों की उम्मीदें बह रही थी, लोगों की रोने की आवाज भी बह रही थी। अब लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। देवी देवता पर से विश्वास ढह चुका है, उठ चुका है। वहां मां चामुंडेश्वरी कौन थी? कोई मां का मंदिर था ना, चंडेश्वरी या कुछ भी तो थी। शिव जी का मंदिर भी था, लेकिन अब लोगों का विश्वास उठने लगा देवी देवता पर से भी। मानो सृष्टि की शुरुआत में लोगों को दिए हुए सारे वायदे खोखली आवाजों में तब्दील हो गए हों। बार बार किसी पर विश्वास करके इंसान ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। विश्वास ईश्वर पर या बार बार किसी पर विश्वास करके ऐसा लगा कि इस बार पहली बार इंसान फिर से ठगा जा चुका है, उसके साथ विश्वासघात हुआ है। लक्ष्मी के पीछे वाली शाखाओं के जोड़ पर न जाने क्या आकर फंस गया है। शरीर में थोड़ी भी ताकत नहीं बची है, मन में शक्ति नहीं है, लाश की तरह एक जगह टिकी हुई है लक्ष्मी। अब सूर्य दिखलाई नहीं देता। अब बादल काले काले होकर फिर घिर आ गए हैं। थोड़ा बहुत दिखे भी थे, अब बादल फिर काला हो गया है। लक्ष्मी की यादाश्त को कुछ ऊर्जा मिली। उसने अपने पीछे वाली शाखाओं की जोड़ में फंसी चीज को देखने के लिए पीछे की ओर देखा। उसके हाथों में ताकत नहीं रह गई थी। पानी की धारा में न बहकर पेड़ की शाखा प्रशाखा की जोड़ में हैरत अंगेज रूप से फंसे हुए बच्चे को लक्ष्मी उठा लाई। बच्चे की दोनों आंखें मुंदी थी, सारा शरीर फूल गया था, सीने में धड़कन नहीं। उसका बच्चा फंसा हुआ था, मर गया था बेचारा। दोनों आंखें बंद हो गई थी, सीने में जान नहीं थी, सीने में धड़कन नहीं थी, सारा शरीर फूल गया था। वह उसका छोटा बेटा नहीं था, फिर भी उसने उसे अपने सीने से सटाकर अपना स्तन उसके मुंह के पास लगाकर जोरों से अपने सीने में भींच लिया। उसका छोटा बच्चा नहीं था किसी का बेटा ही, पर फिर भी अपने स्तन से उसे सटाकर जोर से पकड़कर सीने में भींच। कितना भयावह स्थिति हुआ होगा। खत्म हो गया चैप्टर, सब कुछ खत्म सा हो गया था, चैप्टर भी समाप्त हो गया। सात कोड़ी होता ने किस तरीके से इस चीज को लिखा। पूरा मन को सैड कर दिया। एक एक स्थिति परिस्थिति को कल्पना करने लायक लिखा इन्होंने। ऐसा लगा कि आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगा आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। ऐसा लगा आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। चलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये पढ़ करके अच्छा लगा होगा। मतलब अगर अपने सिलेबस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव। आपको पूरी कहानी पता हो गया है, पूरी घटना पता हो गई,
अब जो भी सवाल यहां से बनेगा आप उसका एक एक जवाब दे सकते, लेकिन अगर इस रचना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पढ़ के बिल्कुल अजीब सा लगा, मन दुखित कर दिया। ऐसा लगा कि हमारे बीच का कोई है जो पानी की धारा में बह गया। चलिए, ऑल द बेस्ट। पर अभी सिलेबस के नजरिए से देखना है और अपने अंदर के इमोशंस को जिंदा रखना है। कभी पढ़ो तो निर्जीव की तरह मत हो जाना। रचना जो कुछ कहे उसको महसूस करना चाहिए। रचना जो कुछ भी कहे उसको महसूस करना चाहिए, दिल के अंदर इमोशंस को जिंदा रखना चाहिए। महसूस करो तो पाओ कि हाँ सब कुछ ज्ञात है। समझ में आया? चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप सभी के साथ फिर अगली क्लास में। ये भी चैप्टर खत्म हो गया। विश्वास ढह गया था, अब विश्वास नहीं था किसी के ऊपर, इसलिए सात कोड़ी होता ने इस रचना के शीर्षक का नाम ही रखा ढहते विश्वास। ढहते विश्वास। चलिए, मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग। बाय, टेक केयर।